आज के टाइम में दुनिया में कोई भी बैंक ले लो, कोई भी बैंक, वो हर एक टाइम फेक मनी क्रिएट कर रही है। यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं कहा, क्रिएट कहा, तो ध्यान से सुनना, इसमें डिफरेंस है। और मोस्ट प्रोबेबली आपने जो पैसा जो बैंक पे रखा है, किसी भी बैंक में रखा है, 99% चांस ये है कि वो पैसा आज के टाइम बैंक में नहीं है। और सिर्फ आपका नहीं, मैक्सिमम लोगों का जो पैसा है वो आज के टाइम शायद बैंक के पास नहीं है आपको देने के लिए। अब देखो, ये टोटली लीगल चीज है, कोई भी इलीगल चीज नहीं है। इसी वजह से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करता है, इसी फेक मनी क्रिएट की वजह से। लेकिन ये अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर भी कर सकती है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने पास्ट में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था। और आप लोगों को शायद ये पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप किसी भी बैंक में कितना भी पैसा रखो, अगर वो बैंक बैंकरप्ट हो जाती है या फिर कोई चोरी वगैरह हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही वापस मिलेगा। अब आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये कह सकते हो कि मेरा जो पैसा है वो क्यों नहीं वापस मिलेगा, आपने तो भरोसा किया था बैंक के ऊपर, सरकार के ऊपर। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और वैलिड रीजन है, आपको आगे समझ में आएगा। मैं इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा और एंड तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये कैप किस लिए लगाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आप 100 रुपए लेके किसी बैंक पे जाते हो और उस बैंक में आपका 100 रुपए डिपॉजिट करते हो। अब आपको ये लगता है कि शायद बैंक वो नोट लेगा, फिर कोई वॉल्ट में जाके उसको रख देगा अंटिल आप वापस जाते हो उस पैसे को मांगने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड आई बिलीव कि आज के टाइम में जहां पर इंफॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल है, वहां पर मैक्सिमम लोगों को पता है कि उस पैसे का क्या होता है। वो जो पैसा आपने बैंक को डिपॉजिट किया है, बैंक तुरंत ही उस पैसे को किसी और के अकाउंट में डाल देता है लोन के रूप में। और सिर्फ एक जन के अकाउंट में नहीं, मल्टीपल लोगों के अकाउंट में वही 100 रुपए एज ए लोन के हिसाब से जाएगा। मतलब वो जो 100 रुपए का जो वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू का लोन उसी 100 रुपए से जनरेट करके दूसरे के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। तो पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि लोन कैसे काम करता है। मान लो 3 आदमी है, ए बी सी। तो ए क्या करता है, बैंक में जाके 100 रुपए डिपॉजिट करता है और बैंक क्या करता है, उस 100 रुपए में से एक छोटा सा पोर्शन उसको साइड में एज ए रिजर्व रख के, एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो इस केस में हम लोग इंडिया मान लेते हैं। तो इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से जितना भी पैसा, छोटा सा अमाउंट साइड में रिजर्व रखना है वो रख के बाकी का पैसा वो बी को लोन दे देता है। और बी उस लोन से मान लो कार खरीद लेता है और वो जो पैसा है वो डीलर को पे कर देता है। अब डीलर क्या करता है, डीलर उसी पैसे को फिर से बैंक पे डाल देता है। अब यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं सेम बैंक ही मान रहा हूं, लेकिन अगर अलग बैंक में भी करेगा तो फिर वही सेम बात है, पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। तो यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए जो डीलर है सी, वो फिर से वो पैसा बैंक में जमा कर देता है। अब बैंक क्या करता है, उस जमा किए हुए पैसे से फिर से एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व रख के फिर से वो लोन किसी और को पास करता है। ऐसे तीसरे चौथे आदमी को पास करते जाता है और वो पैसा रोटेट होते जाता है। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आया होगा कि 100 रुपए तो सिर्फ है बैंक के पास, तो ये रोटेट कैसे हो रहा है, कैसे ये पैसा इतना जनरेट हो रहा है। तो यहां पर केस ये है कि जो लोन दिया जाता है ना, वो एक्चुअली मतलब ओरिजिनल पैसा नहीं है, वो एक्चुअली फेक पैसा है। बैंक क्या करता है, कोई भी लोन लेने जाता है तो उसका एक लोन अकाउंट क्रिएट करता है और वहां पर सिंपली टाइप कर देता है इतना अमाउंट। वो कोई असली पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है। और ऐसे ही बैंक जो है वो पैसा क्रिएट करता है और ये टोटली लीगलाइज है, कोई भी इलीगल चीज नहीं है इसमें। और ये जो चीज है ना, इससे ही मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, इससे ही कोई भी देश का इकोनॉमी ग्रो करता है। अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर एक देश को ग्रो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने समझ लिया कि ये जो 100 रुपए है ये कैसे रोटेट होता है और बैंक कैसे फेक मनी क्रिएट करता है। अब यहां पर हम लोग नंबर से थोड़ा बात करते हैं, हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जितने भी बैंक है उनके पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उसमें से 3% उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा और बाकी का जो अमाउंट है वो लोन के हिसाब से वो लोग रोल आउट कर सकते हैं। अब ये जो 3% एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, इसको CRR कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो मान लो किसी ने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक को सिर्फ उसमें से 3 रुपए एज अ रिजर्व रखना होगा और ये जो 97 रुपीज है ये बैंक एज ए लोन दूसरे को दे सकता है। अब यहां पर चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो 97 रुपीज बच गया बैंक के पास, वो बैंक कितने लोगों को एज ए लोन दे सकता है। मतलब उस 97 रुपीज को थियोरेटिकली बैंक कितने लोगों को पास ऑन कर सकता है। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने थियोरेटिकली कहा क्योंकि यहां पर कोई भी एक्चुअल मनी नहीं है।
तो मैंने कहा था आरबीआई का जो CRR है वो है 3% और मैक्सिमम कितने लोगों को लोन दिया जा सकता है उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि उसको 1 डिवाइडेड बाई CRR कर दो। तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 0.03 करोगे तो उसका जो नंबर आता है वो है 33। इसका मतलब क्या है जानते हो? वो जो 100 रुपए डिपॉजिट किया गया था उससे 3300 रुपए तक निकाला जा सकता है लोन देने के लिए। मतलब ये सब फेक है, कोई भी एक्चुअल मनी नहीं है। बैंक के पास कितना था? 100 रुपए आया, 3 रुपए साइड हो गया, 97 बचा। इस 97 रुपीज को वो 3300 रुपीज तक खींच सकता है किसी को लोन देने के लिए। तो अब आपको सुन के कैसा लगा? मतलब हम लोग जो सुनते हैं ना कि एक बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना बड़ा बैंक है, वो सब फेक है, क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे के बारे में आप लोग सुनते हो मैक्सिमम जो है वो फेक मनी है, वो लोग क्रिएट करते हैं। जब भी एक लोन अकाउंट क्रिएट होता है तो उसमें एक डिजिट भर दिया जाता है और उसी लोन अकाउंट को क्लोज किया जाता है जब वो लोन रीपे हो जाता है। मतलब सिंपली ये जो पैसे है ना मैक्सिमम डेटाबेसेस में है, नॉट इन एक्चुअल अकाउंट। और ये कोई फ्लॉज नहीं है, ऐसे ही सिस्टम है, ऐसे ही रूल्स है और ऐसे ही बैंकिंग सिस्टम एंड इकोनॉमी चलता है। और ये मुझे कैसे पता चला? बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में इसी सेम चीज के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया था, वहां से मुझे पता चला है। आप लोग भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, मतलब धांधली किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैंक जो है वो फेक मनी क्रिएट करती है। तो आप सोच के देखो, आपने जो 5 लाख रुपए लोन लिया है वो तो बैंक के पास थे ही नहीं। बैंक ने सिर्फ आपके अकाउंट में डिजिट प्रिंट कर दिया है कि 5 लाख इसके अकाउंट में है। उसके ऊपर मान लो वो इंटरेस्ट चार्ज करके आपसे टोटल 5 लाख प्लस और 4 लाख, टोटल 9 लाख का वसूली करेगी। तो आप सोच के देखो, ये जो 5 लाख था वो भी तो बैंक के पास नहीं था। मतलब वो एक फेक मनी क्रिएट करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाती है। तो जो फेक मनी था वो भी उसका इनकम है अगर आप रीपे कर देते हो, और उसके ऊपर से जो इंटरेस्ट था वो भी आप देते हो। मतलब टोटल ये जो पैसा था ना 9 लाख, ये टोटल बैंक को नया पैसा मिला, ये पैसा था ही नहीं उसके पास। अब यहां पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर बैंक ऐसे फेक मनी क्रिएट कर सकती है तो फिर मान लो कि लोग जो है वो पैसा मांगने जाए तो फिर बैंक कहां से देगी? क्योंकि बैंक के पास जो मैक्सिमम पैसा है वो तो नकली है। मतलब कहने के लिए उसके पास वो पैसा है नहीं, एज ए डिजिट फॉर्म में डेटाबेस में है। तो अगर लोग उनके पास पैसा मांगने जाए तो फिर क्या होगा? तो ये सिस्टम एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा या फिर डिस्ट्रक्शन लाएगा। इसके बीच में एक बहुत ही छोटा चीज रहता है जो कि इन दोनों चीजों को डिवाइड करके रखता है, और वो है ट्रस्ट। सिंपली ट्रस्ट। बैंक को सिंपली ये ट्रस्ट है कि जो लोग हैं वो अपने लोन को पूरा रीपे करेंगे। और दूसरा ट्रस्ट ये है कि उस बैंक के जितने भी कस्टमर है वो एक साथ बैंक के पास अपना पैसा मांगने नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर वो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। और 2008 का जो क्राइसिस है ना वो इसी से रिलेटेड है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस चीज को समझो, ये जो ट्रस्ट है अगर किसी भी तरीके से टूटता है तो वो बैंक खत्म। क्योंकि अगर उस बैंक में 100 लोगों ने पैसा डाला है तो बैंक ने ऑलरेडी इतना ज्यादा अमाउंट का लोन दे दिया है, वो पैसा है ही नहीं बैंक के पास। तो अगर सब लोग उसको पैसा मांगने जाएंगे ना तो बैंक उसको नहीं दे पाएंगे। और यही एग्जैक्ट रीजन के वजह से मतलब मनी क्रिएट किया जाता है बेस्ड ऑन प्रॉमिस। मतलब वो बंदा रीपे करेगा ही करेगा एंड सब लोग एक साथ पैसा मांगने नहीं आएंगे। इसी भरोसे की वजह से 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अभी आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि 2008 में एक्चुअल में क्या हुआ था। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो, ये सब वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, रिसर्च करना पड़ता है और समझना पड़ता है, उसके बाद ये वीडियो बनता है। आप लोगों से छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब 2000 में चलते हैं, जब अमेरिका में हाउसिंग सेक्टर में बूम चल रहा था। इस टाइम पर अमेरिका के जितने भी बैंक थे उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जितने भी लोन वो प्रोवाइड कर रहे थे मैक्सिमम शायद रीपे हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोन होंगे जो कि रीपे नहीं हो सकते, और ये जो लॉसेस था वो बैंक के खाते में अल्टीमेटली आ जाएगा। तो अमेरिका के बैंकों ने दिमाग क्या लगाया कि जितने भी लॉसेस हो सकते हैं उन लोगों ने उस लॉसेस को भी कट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर चीज के बारे में मैं आगे और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि जितने भी बैंक्स थे उन्होंने ये जो छोटा सा लॉस भी हो सकता है ना, इसके चांसेस को भी पूरा डिस्कार्ड कर दिया। और ऊपर से ये सब बैंक इतने लालची हो चुके थे कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी होम बायर्स थे ना, जो लोग घर खरीदने जा रहे थे, नॉर्मली क्या होता है, आप घर खरीदने जाओगे तो 1% आपको देना पड़ता है, बहुत ही छोटा अमाउंट, और बाकी का जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो बैंक लोन के हिसाब से दे देता है। मिनिमम जैसा कि मैं जानता हूं कि 10% के करीब आपको खुद पे करना पड़ता है, बाकी का 90% बैंक से लोन मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पर अमेरिका के बैंकों ने ऑलमोस्ट 0 डाउन पेमेंट पे लोन देना शुरू कर दिया था। मतलब
जो डाउन पेमेंट का अमाउंट था ना वो 2% से भी नीचे गिर चुका था और इस वजह से बहुत सारे लोग घर खरीदने चले गए, क्योंकि पॉकेट से तो पैसा नहीं जा रहा है। अगर पॉकेट से पैसा जाता है तो लोग सीरियस रहते हैं कि नहीं, इसमें मेरा भी पैसा लगा इस प्रॉपर्टी में, तो जो लोन है वो मैं ठीक तरीके से चुकाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कोई पैसा लोगों का लग ही नहीं रहा था, जो पैसा है सब बैंक पे कर रहा था। ऊपर से और ज्यादा लोन बेचने के लिए बैंकों ने क्या किया, लोगों को जो लोन दे रहे थे ना बोरोवर्स का कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई स्कोर चेक नहीं, जहां पर उन लोगों को लग रहा था लोन दिया जा सकता है वहां पर उन लोगों ने लोन दिया। और इसके ऊपर एक और चीज था जो और बैकफायर कर गया बाद में जाकर, वो ये था कि इन सब लोन पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता था वो एडजस्टेबल इंटरेस्ट था। मतलब अगर सिचुएशन ऐसा आया कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना है तो बैंक उसको बढ़ा देती थी अचानक से और लोगों को वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता था। इवन बैंकों ने तो बहुत ज्यादा पेनल्टीज रखा था अगर कोई वक्त से पहले उस लोन को रीपे करने की कोशिश करेगा। अब नॉर्मली कोई भी इंसान यहां पर होगा वो ये सोचेगा कि बैंक इतने ज्यादा लोन बांट रही है वो भी बिना कुछ देखे, तो अगर उसको लॉस हो गया तो जैसा कि मैंने कहा था कि बैंक जो है अपना जो लॉस हो सकती है उसको टोटली कट डाउन किया था और उसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बहुत ही डिटेल में सुनना कि बैंक ने क्या तरकीब लगाया था और इसके वजह से ये जो टोटल चीज है ना ये कैसे बैकफायर कर गया। और यहाँ पर मैंने अब तक जितने भी बातें बताया है कि बैंक में डिपॉजिट कैसे होता है, उस डिपॉजिट मनी को कैसे आगे लोन दिया जाता है, कितना लोन दिया जा सकता है, ये सब नॉलेज अब आपको काम में लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था यही वो रीजन था जिसके वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो देखो ये सब जो बैंक थे ये तो लोन दे रही थी, लेकिन उस लोन को रीपे होने के लिए जो 20-30 साल का समय लग रहा था उसके लिए वो वेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको और भी लोन बांटना था, ऊपर से उसको लॉस भी नहीं लेना था। तो इसके लिए बैंक्स ने एक तरकीब निकाला। मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले, तो आप लोगों को डिलीट करने में बहुत आसानी होगा। मान लो कि आपके पास मुंबई में 10 डिफरेंट फ्लैट है, तो आप उसको रेंट पे दे रहे हो, आपको 20,000 करके हर एक फ्लैट का मिल रहा है महीने का। अब आप मान लो कि आपको बल्क में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ताकि आप और भी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद पाओ। तो इस वजह से मान लो कोई बिजनेसमैन आता है, वो आपके पास आकर आपको ऑफर करता है कि मैं भाई आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा 10 साल के लिए, ये जो 10 प्रॉपर्टी है ये मैं लीज पे ले लेता हूं, इसका जितना भी रेंट है ये मैं ले लूंगा। मतलब आपको अपना बल्क अमाउंट 1 करोड़ रुपए मिल गया और जो बिजनेसमैन था उसको भी 10 फ्लैट का एक्सेस मिल गया, जिससे वो मंथली 20,000 रुपए हर एक फ्लैट से कमा सकता है। तो ये देखने में एक विन विन सिचुएशन लगता है और यही सेम चीज बैंकों ने भी किया। बैंक को ये पता था कि जितने भी लोन बट रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोन्स थे जो कि शायद रीपे नहीं होंगे। तो बैंक ने क्या किया, जितने भी लोन्स थे उसको एक बंडल में पैक करके एक पैकेज बनाया और उस पैकेज को सेल करने लगा। मतलब मान लो कि बैंक ने 1 लाख लोन दिया है, तो उस 1 लाख लोन को एक बंडल में पैकेज करके उसको नाम दिया MBS, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। इस पैकेज में एक्चुअली क्या होता था, जितने भी इन्वेस्टर थे वो जितना भी अमाउंट का शेयर खरीदेगा इस पैकेज का, उसके हिसाब से उसको टोटल जो EMI पे होता है उसका एक परसेंटेज मिलेगा। मतलब मान के चलो कि जो रेंट है वो अब बैंक को नहीं मिलेगा, वो रेंट अब इन्वेस्टर को मिलेगा। और बैंक को क्या मिलेगा, बैंक को बल्क में पैसा मिलेगा। सोच के देखो, जितने भी इन्वेस्टर थे, म्यूचुअल फंड थे, पेंशन फंड था, वो सब इनमें इन्वेस्ट करने लगे। ये जो पैसा था ये बैंक को जा रहा था, क्योंकि बैंक ही तो बेच रहा था ना वो पैकेज MBS। तो बैंक को ये पैसा बल्क में जा रहा था। बैंक को अब कोई टेंशन नहीं है, जितना भी EMI कलेक्ट किया जाता था वो अब इन्वेस्टर को मिलेगा बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बैंक्स ने क्या किया, वो जो नया पैसा बैंकों को मिला उससे वो लोग और भी ज्यादा लोन देने लगे विदाउट एनी स्क्रूटिनी। मतलब बहुत ही मिनिमल स्क्रूटिनी में लोन बांटा गया, धड़ाधड़ बांटा गया। क्योंकि बैंक क्या देख रही थी कि बैंक को तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि सब लॉस तब इन्वेस्टर को होगा। बैंक को पता था कि बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं, तो इसी वजह से बैंक ने वहां पर अपना सेफ साइड खेला और जितने भी इन्वेस्टर है उनको फंसा दिया। अभी तो आगे सुनो, ये तो बस शुरुआत है, आगे बैंक्स ने और क्या क्या किया। मतलब लालच जो है वो किस हद तक चला गया था। ये जो MBS बेचा जा रहा था तो कोई इसको क्यों खरीदेगा, अगर आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, नया प्रोडक्ट है मार्केट में, तो आप लोगों को कैसे मनाओगे। यहाँ पर आती है रेटिंग एजेंसी। उस टाइम पर मूडीज, S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये सब जो थे ना, इन लोगों का एक्चुअल काम क्या था, इन लोगों का एक्चुअल काम था इन्वेस्टर को फ्रॉड से बचाना। और यही लोग क्या कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। ये लोग, ये सब जो MBS था ना, बैंक का जो पैकेजेस था, इन सबको AAA रेटिंग दिया जा रहा था। वो डिजर्व भी नहीं करता था लेकिन फिर भी दिया जा रहा था। क्यों?
क्योंकि ऑब्वियसली करप्शन। मतलब ये सब जो रेटिंग एजेंसीज थी ना, इन सबको बैंक्स जो थी वो पैसा दे रही थी ताकि वो लोग अच्छा रेटिंग दे, और जो नहीं दे रही थी तो उसके कंपटीटर के पास जाकर ज्यादा पैसे देकर इन सब एमबीएस का जो रेटिंग है वो ट्रिपल ए करवा रही थी। मतलब करप्शन सिर्फ इंडिया में नहीं है, करप्शन हर जगह पर है, और ये तो एक ऐसा करप्शन था जिसके वजह से पूरे दुनिया को भुगतना पड़ा, कम ज्यादा लेकिन भुगतना पड़ा। अभी तो आगे सुनो इन बैंक्स ने और भी क्या क्या किया था, आपको सुन के हंसी आ जाएगा कि एक बैंक जैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर लोग इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, वो ऐसा धांधली कैसे कर सकती है, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नंबर बताऊंगा जो कि अजम्पशन है, क्योंकि एक्चुअल नंबर मुझे नहीं मिला, शायद मैं मिस कर गया। अगर आप लोगों को पता हो तो फिर आप लोग कमेंट्स में बताना। तो देखो, ये जो एमबीएस पैकेज बनाया गया था ना, इसमें 3 डिवीजन किया गया था, 3 डिफरेंट सब पैकेज आप कह सकते हो, उसको बेचा जा रहा था। तो ये जो एमबीएस पैकेज है इसमें 3 पार्ट ये था। एक था बहुत हाई रिस्क की पैकेज, जिसमें बहुत हाई रिस्क था लेकिन उसमें रिटर्न भी बहुत हाई था, मान लो 12 से 15% का रिटर्न इन्वेस्टर को मिलेगा। एक बीच के लेवल का पैकेज था जिसमें रिस्क भी थोड़ा मॉडरेट था और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा मॉडरेट था, मतलब 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। और बहुत सेफ एक पैकेज बनाया गया था, टॉप का पैकेज, जो कि बहुत ही सेफ था और उसमें जो रिटर्न है वो भी बहुत कम था, मतलब 3 से 4% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता था। अब ये जो नंबर है ये मैंने एज्यूम किया है, अगर आप लोगों को इसका सही नंबर पता है तो फिर आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये डेटा मान के चलो। अब देखो, इन्वेस्टर ज्यादातर या तो बहुत सेफ में जाते हैं या फिर बहुत रिस्की में। जो लोग बहुत रिस्की में जाते हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं, इस वजह से ज्यादा रिटर्न मिलता है, और जो लोग टॉप के पैकेज में जाते हैं वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं, एक कंटिन्यूअस एक इनकम चाहते हैं मंथली, तो वो लोगों के लिए वो जो 3 से 4% का इंटरेस्ट था वो उन लोगों को मिलता था। लेकिन जो बीच का पैकेज था ना, उसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें रिस्क भी कोई ज्यादा कम नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इसमें से मैक्सिमम लोन्स जो थे वो ज्यादातर स्क्रूटिनी नहीं किया गया था, मतलब किसी को भी लोन दे दिया गया था, और बैंक को भी ये अच्छी तरीके से पता था कि ज्यादातर लोग शायद डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ये जो बीच का पैकेज था ना, ये नहीं बिक रहा था। तो अब सोचो बैंक ने क्या किया। बैंक ने इस बीच का पैकेज लिया, इसको एक और नया पैकेज में डाला और इसको नाम दिया सीडीओ, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। अब यहां पर भी सेम चीज हुआ, जो सब सीडीओस नहीं बिक रहा था ना, उसमें बैंक ने क्या किया, फिर से एक सीडीओ स्क्वायर नाम का एक पैकेज बनाया, उसमें जो सब सीडीओस नहीं बिक रहे थे उसको डाला और उसको बेचना शुरू कर दिया। अब यहां तक भी मैं ले लेता, इसके बाद जो बैंक ने किया वो तो आउट ऑफ द यूनिवर्स है। मतलब क्या सोच के वो लोग ये कर रहे थे, पूरा फुल मूड में थे वो लोग फ्रॉड करने के लिए। इन सब पैकेज को सेफ दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, एआईजी करके एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उससे इंश्योरेंस खरीद रही थी। मतलब ये जो जितने भी पैकेजेस थे ना, इसके लिए बैंक क्या कर रही थी, एआईजी से इंश्योरेंस खरीद रही थी, और इन सब पैकेजेस जो था ना इसको और भी सेफ दिखा रही थी। अब एआईजी को भी यहाँ पर लालच आ गया, तो उसने भी बैंक को फॉलो किया। उसने क्या किया, उसका जितना कैपेबिलिटी था टोटल पेमेंट करने का, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे कहीं ज्यादा का इंश्योरेंस उसने बेच दिया। और वो उसने इसलिए किया, वही सेम रीजन, ट्रस्ट। उसने ये सोचा था कि कभी भी एक साथ इतने सारे लोग डिफॉल्ट नहीं कर सकते, और इसी वजह से उसने भी धड़ाधड़ बेचना शुरू किया और बाद में वो भी गया। आप अगर नहीं समझे हो ये पूरा चीज, अगर क्रिटिकल हो रहा है, मैं फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूं, आप लोग रिप्ले करके देख सकते हो। बैंक ने पहले लोन दिया, ठीक है, बैंक ने क्या किया, उस लोन को पहले एमबीएस बना के, एक पैकेज बना के उसको बेचना शुरू कर दिया इन्वेस्टर को। अब उसमें से जो सब एमबीएस नहीं बिक रहा था उसका फिर से एक पैकेज बना के उसको सीडीओ नाम देके उसको बेचा। अब जो सब सीडीओस नहीं बिक रहे थे उसको फिर से एक नया पैकेज में डाला, सीडीओ स्क्वायर। अब फिर उसको बेचा और इसको सेफ दिखाने के लिए एआईजी से इंश्योरेंस खरीदने लगा। तो मतलब वो जो लोन था ना वो 4 लेवल नीचे आ चुका था। मतलब इसको ट्रैक करना ही मुश्किल था कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब टोटली ये जो सिस्टम था ना, ये एक ब्लंडर हो चुका था। बैंक को इसके बारे में पता था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने नहीं रोका। रेटिंग एजेंसीज का काम था रोकना, उन्होंने भी नहीं रोका। इंश्योरेंस कंपनी को भी ट्रस्ट था कि इतने सारे लोग एक साथ डिफॉल्ट नहीं कर सकते। लालच के चक्कर में उसने भी इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया। लालच के चक्कर में ये बैंक्स, ये जो रेटिंग कंपनीज थी, ये इंश्योरेंस कंपनी, हर एक ने सच जानते हुए भी क्या गलत हो सकता है उसके बावजूद से ट्रस्ट के बेसिस में धड़ाधड़ इन सब पैकेजेस को बेचना शुरू कर दिया, लोन को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और कहावत है कि लालच बुरी बला, और वो बुरी बला 2006 में देखा गया, जब जो हाउसिंग प्राइसेस था ना वो बहुत ही ज़्यादा गिरने लगा।
क्योंकि लोग इस वजह से इतना ज़्यादा घर खरीद रहे थे क्योंकि हाउसिंग सेक्टर बहुत बूमिंग चल रहा था और लोग ये सोच रहे थे कि बाद में जाकर जो घर के प्राइसेस है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन किसी ने वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में नहीं सोचा और 2006 से वो सिनेरियो देखने को मिला। जब हाउसिंग प्राइसेस गिरने लगा तब क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी लोन दिए गए थे ना वो सब एडजस्टेबल रेट पे थे। मैंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, ये 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो अचानक से लोगों का जो इंटरेस्ट रेट था ना वो बढ़ने लगा और ईएमआई का अमाउंट बढ़ने लगा। तो इस वजह से ऑब्वियसली लोगों के लिए ये एक शॉक था और इस वजह से उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। और ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, मतलब कुछ लोगों ने नहीं, जितने भी लोग थे सबने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और इस वजह से एक्चुअल क्राइसिस देखा गया। जितने भी लोग थे सब लोगों ने एक साथ ईएमआई पे करना बंद कर दिया और इस वजह से ये जो लेयर्स बैंक ने बनाया था ना सब टूट के बिखर गया। एमबीएस, सीडीओ स्क्वायर सबका वैल्यू जीरो होने लगा, धीरे धीरे कोई वैल्यू नहीं रहा। इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस हुआ और ये जो लेमैन ब्रदर था ना जो कि 150 साल पुराना बैंक था उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया। अब 2008 में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इसमें सबसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये किया कि उसने एआईजी को $80 बिलियन का लोन दिया। क्योंकि आप एक चीज समझो कि एआईजी सिर्फ एक बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं था, वो बहुत सारे मल्टीपल बैंक, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड था। बहुत सारे इंश्योरेंस जो आम आदमी लिए हुए थे उसके साथ भी कनेक्टेड था। तो गवर्नमेंट को एआईजी को बचाना बहुत जरूरी था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने पहले तो $80 बिलियन का लोन दिया और उसके बाद $182 बिलियन का टोटल लोन दिया ताकि एआईजी एटलीस्ट बच सके। और बैंकों के लिए गवर्नमेंट ने टोटल $700 बिलियन ऑथराइज किया था, जिसमें से $432 बिलियन ही यूज हुआ था। टोटल 700 बैंक को बचाने के लिए ये यूज हुआ था। लेकिन बाद में ये जो $432 बिलियन है ये वापस कलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन ये जो ब्लंडर हुआ था ना इसका शॉक उसके बाद भी बहुत दिनों तक रहा और सिर्फ यूएसए को नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों को इसकी वजह से भुगतना पड़ा। क्योंकि यूएसए में देखो गवर्नमेंट जो थी वो एक्चुअली डायरेक्टली किसको बचा रही थी, बैंक्स को, एंड ये जो इंश्योरेंस कंपनी थी, रेटिंग कंपनी थी, इन सबको बचा रही थी पैसा देके। लेकिन मेन लॉस किसका हुआ, वो जो आम लोग थे ना जिन्होंने घर खरीदा था उन लोगों का घर एक्चुअली फोरक्लोज कर दिया गया। उन लोगों का घर लेके उस लोन को फोरक्लोज कर दिया गया। तो एक्चुअल में जो लॉस था वो आम लोगों का हुआ। और अगर इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया ना बहुत हद तक इस झटके से बच गई। देखो इसका कुछ रीजन था। पहली बात तो उस टाइम पर इंडियंस का जो माइंडसेट था ना वो ज़्यादातर मतलब शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करती थी। उन लोगों का माइंडसेट ये था कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करो या फिर लैंड या फिर प्रॉपर्टी में करो। तो इस वजह से कुछ हद तक बच गया। और एक और चीज़ था कि आरबीआई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी और लोगों को ज़्यादा मॉर्गेज प्रोडक्ट में उन लोगों को एक्सेस नहीं देती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे मॉर्गेज प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी एक बात बता दूं, जो सेंसेक्स था वो इस क्राइसिस के वजह से 20,000 से 8,000 तक गिर गया था। तो मतलब झटका लगा था, लेकिन ये और भी बुरा हालत हो सकता था। लेकिन क्योंकि कंजर्वेटिव माइंडसेट था इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया इसको झेल लिया था। लेकिन इस क्राइसिस में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। रिजर्व बैंक ने क्या किया कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 1% से गिरा दिया ईच। इसके वजह से इमीडिएटली मार्केट में 80,000 रुपए का फ्लो आ गया, जिसके वजह से मार्केट संभाल पाया, इकोनॉमी संभाल पाया। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा ये CRR कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है ये वही रिजर्व है 3% का जो कि इकोनॉमी को एटलीस्ट होल्ड कर सकता है ताकि इकोनॉमी फिर से ग्रो कर सके। और अब तक शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों जो गवर्नमेंट है उसने 5 लाख का कैप लगा के रखा है। अगर नहीं समझ में आया है तो लेट मी टेल यू, कल को अगर ऐसा कोई क्राइसिस आ जाता है, मान लो कि लोगों ने बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा रखा है, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, 50 लाख, 1 करोड़, तो कल के टाइम में अगर ऐसा क्राइसिस आता है तो फिर इतना ज़्यादा पैसा पे करना होगा। अब बैंक तो बोलेगी कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया है। इंश्योरेंस एजेंसी कहेगी कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो किसको आना पड़ेगा सामने? गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। हर देश में गवर्नमेंट को बचाने के लिए आना पड़ेगा अपने बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स को। अगर उसको बचाने के लिए आना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ही नहीं। वो तो यूएसए था जिसने पे कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ही नहीं। और गवर्नमेंट को ये अच्छी तरीके से पता है, उसने अपने हिस्ट्री से लेसन लिया है और इसी वजह से उसने ये 5 लाख का कैपिंग लगा के रखा है। अब इसको लेकर आप क्रिटिसाइज करो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके पीछे रीजन क्या है। एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने प्रिपरेशन करके रखा है कि अगर कल को हो। देखो आज के टाइम में सिस्टम जो है वो बहुत ही तगड़ा बन गया है, टेक्नोलॉजी
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे होने का चांसेस बहुत कम है। और लोन भी जो दिया जाता है बहुत सारे स्क्रूटिनी करने के बाद, क्योंकि बैंक्स को भी पता है कि क्या हुआ था पहले, तो इस वजह से ये होने का चांस है। लेकिन अगर 0.1 भी चांसेस रहा तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है उसने प्रिपरेशन करके रखा है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मेरे पास उतना ही है देने के लिए। और ये जो सिस्टम है ना, इसको मतलब आप फ्लॉज नहीं कर सकते हो। इवन मैं इसको फेक मनी कह रहा हूं, तो आप इसको फेक नहीं भी कहोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यही सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम है। अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा ना, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगा। आप सोचो, एक किसान को लोन मिल रहा है इसी वजह से, किसी के सपनों का घर, सपनों का कार जो मिल रहा है वो इसी की वजह से, बिजनेस के लिए जो पैसा मिल रहा है वो इसी की वजह से, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसी चीज़ की वजह से चल रहा है। वही डेटाबेस में जो नंबर डाला जाता है ना, उसी नंबर की वजह से चलता है। तो अगर इस सिस्टम को हटा दोगे तो नहीं चलेगा, नहीं, एक देश टिक ही नहीं पाएगा आज के टाइम में। तो ये ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि बहुत तगड़ा नज़र रखा जाए इन सब चीज़ों के ऊपर। जो एजेंसीज है, जो सब जिन सब का काम है कि इन सबको स्क्रूटिनी करना, इन सबको देखना ताकि कोई फ्रॉड ना हो, उन सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा। करप्शन तो एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो फिर ये जो सिस्टम है ये बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। ऑलरेडी स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन अगर उसमें से भी कोई फ्लॉज है तो वो भी हम लोग हटा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, कुछ टर्म्स शायद आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, समझना मुश्किल है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।